So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel. Finance and the easiest way to learn the concept of physics. In the place you can realize you're not only in the world, you're in fall in love with physics. तो हम वापस से आ चुके हैं और अब बोर्ड्स के रिलेटेड जो भी आईएमपी थियरीज है उसे हम कैप्चर करेंगे हर एक पार्ट के थ्रू। हर एक चैप्टर में से बोर्ड के अंदर कौन कौन सी थियरीज पूछी जाने वाली है, इंपॉर्टेंट थियरीज, उसे हम बारी बारी से देखेंगे। और ये हमारा एक बहुकाल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, या फिर आप इसे ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं कि भाई अगर आपने इतनी थियरीज कर ली तो आपके पार्ट बी में इजीली से इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम को पास नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द थियरी। चलिए, तो आज हमारा पहली थियरी जो है वो है हमारा कूलम्स लॉ, जो कि हमने पहले वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। फिर भी ये थियरी कवर अप करने का रीजन ये है कि फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट थियरी है, जो कि कई बार 2 मार्क्स से पूछी गई है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के लिए आपको मेरे चैनल के अंदर दूसरी थियरीज मिल जाएगी। यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे कूलम्स लॉ, सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ, डिफाइन कूलम्स लॉ, और उसके थ्रू जो फोर्स है वो हम ऑब्टेन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या। सो कूलम्स लॉ ये किसी भी दो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। किसी भी दो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। वो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। एज अ नेचर ऑफ चार्ज कि हमें पता है कि अगर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो प्रॉपर्टीज जो चार्ज की है, जैसे कि हमें पता है कि भाई लाइक चार्ज जो रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होने वाला अट्रैक्शन, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में होने वाला रिपल्सन, ये दोनों ही एक फोर्स के थ्रू क्रिएट होते हैं। और वो फोर्स किसने डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था हमारे कूलम्ब भाई साहब ने। तो चलिए क्या है देखते हैं इसका स्टेटमेंट। सो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। ठीक है, कूलम्ब्स का कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लगने वाला है उन दोनों चार्जेस के ऊपर, वो दोनों के दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, जो कि प्रोपोर्शनल के फॉर्म में होगा, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए। सपोज दिस विल बी योर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी योर नेगेटिव चार्ज। हमें दो चार्जेस ले लेने हैं। हमने यहाँ पर अलग चार्जेस लिए हुए, जिसका सेपरेशन हम बता देते कि भाई डी जैसा कोई सेपरेशन है, जिससे वो एक दूसरे से अलग हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि भाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इंटर साइड होगा, मतलब इनर साइड में होगा। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अगर आपको कोई ये कहे कि भाई यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, देन आफ्टर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर नेगेटिव चार्ज है, या फिर नेगेटिव चार्ज है, एट दैट टाइम फोर्स जो रहेगा वो डायरेक्शन रहेगा बाहर की साइड में, क्योंकि वो दूसरे एक दो को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। चलिए कूलम्ब्स लॉ को ऑब्टेन करते हैं। तो जिस तरीके से डेफिनेशन में हमने लिखा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी है ना, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। तो हम दोनों के दोनों इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन राइट फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 f is proportional to q1 q2 by r square। हम सबको पता है कि अगर मुझे प्रपोजल के साइन को रिमूव करना है, इसका मतलब क्या कि मुझे कोई ना कोई यहाँ पर कांस्टेंट को प्ले करना होगा। सो इफ यू रिमूव अवर proportional sign, so we will write here f is equals to k q1 q2 by r square, where k is what? Here our k is electrostatic constant and the value of k is 9 into 10 to the power 9। अभी इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं k को सब्जेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर f का यूनिट मिलेगा न्यूटन, r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। सो यहाँ पर इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई
सी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्म हुआ किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करने के लिए। ये फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप ये देखिए कि भाई अगर आपको किसी ने ये पूछा कि अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को हमें किसी मीडियम में रखना है, लाइक इस ये तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, एयर या वैक्यूम किसी के लिए भी ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर मुझे इसे मीडियम के लिए पुट करना है तो मीडियम के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मीडियम के लिए हम के की जगह पर पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो कि चेंज होगी। या फिर आप अगर सिंपल परमिटिविटी की बात करें या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं इसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर हम इस इक्वेशन के लिए इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखते हैं। और अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस की मुझे फाइंड करनी है तो इसकी भी एक इंडिविजुअल वैल्यू है। वो इंडिविजुअल वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻12 सी स्क्वायर अपॉन nm स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन रहेगा फॉर अ मीडियम, मीडियम के लिए ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ के पास मीडियम के लिए मुझे फोर्स फाइंड करना हो, सो वी कैन राइट F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो ये हुआ आपका मीडियम के लिए इक्वेशन। और अगर आपको मीडियम नहीं दिया हुआ है, सिंपली किसी एयर या फिर फ्री स्पेस के लिए फाइंड करना है, वैक्यूम के लिए फाइंड करना है, तो हम अब वो इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो आई होप आपको ये थियरी अच्छे से समझ में आ गई हो। बहुत इजीएस्ट वे में हम चाहेंगे उतने शॉर्ट वीडियो को करने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली से इजीली आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को क्लियर कर पाए। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। वी आर गोइंग टू कैप्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगा क्या। सो आपको मैं इजीएस्ट वे में समझाऊं, जिस तरीके से गुंडों का इलाका होता है वैसे ही मेरी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का इलाका है जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन के चार्ज से बनाया जाता है। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज किस नेचर का है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो अपने आसपास में आउटवर्ड डायरेक्शन में उस रीजन को क्रिएट करेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इनर साइड में उस रीजन को क्रिएट करेगा। तो चलिए उसके बारे में सीखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। So it is a region of space surrounding the electrically charged particle whereas a force is exerted on another electrically charged particles। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी एक पार्टिकल के थ्रू क्रिएट किया गया एक रीजन जिसके अंदर कोई अदर चार्ज आ रहा है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सीखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पर मेरा कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने आसपास में एक रीजन क्रिएट करेगा, अपनी एक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि हमारा इलाका होगा, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज का इलाका है। अब इसको सपोज किया जाए कि भाई यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज का इलाका मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इस इलाके के अंदर इन दिस सॉरी फॉर द वर्ड, यहाँ पर हमें इसके रीजन के अंदर कोई दूसरा अगर चार्ज मिलता है, अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज मिलता है, हमने यह पॉजिटिवली चार्ज एक्सर्ट कराया है, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या कि रीजन के अंदर कोई भी अगर चार्ज आता है उस सराउंडिंग के अंदर तो वहां पर वो फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब क्या कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर या फिर नेगेटिव नेगेटिव नेचर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव एवं एंड नेगेटिव पॉजिटिव वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बेसिकली क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। सो यहाँ पर एज अ चार्ज प्रॉपर्टीज आप देख पाएंगे कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है किसी के भी गुंडे के इलाके में कोई दूसरा गुंडागर्दी करना आएगा तो वहां पर बवाल होना तय है। सो इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन का होगा, वो फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए सेकेंडरी टॉपिक आप ये कह सकते हो कि भाई अगर मान लो इसकी जगह पर कोई नेगेटिवली चार्ज आता है, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक फोर्स एक्सर्ट तो होगा, लेकिन वो फोर्स किस तरीके का एक्सर्ट होगा, वो इनसाइडर फोर्स एक्सर्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का चार्ज का नेचर जो है वो अलग हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हर एक चार्ज जो है वो अपने आसपास में एक रीजन क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मैं कहूं आपको कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उसका रीजन किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा पॉजिटिवली चार्ज की, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो अपने आसपास में आउटवर्ड डायरेक्शन का रीजन क्रिएट करते हैं, और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे के आसपास में इनर साइड फील्ड को क्रिएट करते हैं।
तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद के टॉपिक में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से मिलती है। तो चलिए अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब जिस भी चार्ज ने एक अपने आसपास में रीजन क्रिएट किया है, उसी रीजन के ऊपर लगने वाला फोर्स अनदर चार्ज के ऊपर वो उसकी इंटेंसिटी को बताएगा। चलिए इसको समझते हैं कि बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है कैपिटल क्यू का, और उसका एक रीजन पॉइंट पी तक है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पी के पास में मैं कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ स्मॉल क्यू, तो और उसके बीच का सेपरेशन जो है हम मान लेते हैं कि भाई आर जैसा कोई सेपरेशन है इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स हमें क्या मिलेगा, एफ इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, जो हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इसका डेरिवेशन देखा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो किस तरीके से होगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी अगर मैं इस वापस थियोरेटिव की बात करूं कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी एक पॉइंट रीजन का हो या फिर एक यूनिट चार्ज हो, तो अगर यहाँ पर मैं इफ क्यू नॉट को 1 कूलम सपोज करूं, देन मुझे क्या मिलेगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मीन्स मुझे मिलेगा एफ इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो फोर्स मिला वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर मिलने वाला जो फोर्स रहेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला को कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देन ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, बिकॉज ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर से क्रिएट हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अभी मैं अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर इसका वेक्टर फॉर्म का एक डायरेक्शन भी शो करना होता है। तो यहाँ पर इसकी अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में फोर्स के ऊपर भी एक डायरेक्शन मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई मेरे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज इस तरीके से कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने डिनोट की हुई है, और अगर मैं इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एस एम एस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के अंदर किसी नेगेटिव चार्ज को एक्सर्ट कराऊंगा तो वहां पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँ, कई बार एमसीक्यूज में इसके एसआई यूनिट भी पूछे जाते हैं, तो इसके अगर एसआई यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा एफ के लिए न्यूटन एंड क्यू के लिए कूलम। सो एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंटेंसिटी का वीडियो इजीली तरीके से समझ में आया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है वो आपको इजीली कैप्चर हुई हो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैप्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज अ रीजन विच वाज क्रिएटेड बाय ए चार्ज, किसी चार्ज के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक रीजन है जो कि डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर किस तरीके का है। चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगी, और अगर चार्ज का नेचर जो है वो नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रीजन जो है वो इनवर्ड की तरफ क्रिएट होगी। क्लियर है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कवर किसने किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कवर किया है माइकल फेराडे ने, ठीक है। सो माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व drawn in such a way that the tangents on it each points is the direction of the net field at that point। कहा ऐसा गया है कि अगर मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि इस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टीज ये है, जिस तरीके से मैंने अभी आगे वीडियो में कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अगर क्रिएट हो रही है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करेगी, और जो कि अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो ये है, सेकेंड प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आपके पास में लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे,
जो चीज़ यहाँ पर आपको पॉजिटिव को देखने के लिए मिल रही है, सेम चीज़ आपको नेगेटिव में देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि सारी की सारी फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस आउट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस है, कि अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो किस तरीके से लूप फॉर्म करेगा, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकल के नेगेटिव की साइड में जाएगी, और अदर साइड से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी वो अगर नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के ऊपर है तो वो इन्फिनिटी से चार्ज के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन पे आएगी। देन आफ्टर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के बाहर की साइड में जाएगी। थर्ड लाइन हमारी ये है कि भाई फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रीजन क्यों इंटरसेक्ट ना करने का, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करूँ कि भाई ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा तो दो टेंजेंट्स मुझे दो अलग अलग डायरेक्शन को शो करके देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप क्रिएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिस भी पॉइंट से जनरेट हुई है उसी पॉइंट पर आकर कभी भी वो नहीं मिलती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वो पॉजिटिव से निकलती है आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव से निकलती है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टीज। चलिए तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर ये बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। जो भी चार्ज कंडक्टर रहेगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ही अलोंग होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि भाई यहाँ पर सारे के सारे चार्ज कैसे पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहेगी वो सबके सब कैसे रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर तो रहेगी लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि हमने पहले प्रॉपर्टीज में देखा था। अगर इसके यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, तो उस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड की साइड में होती। ठीक है, चलिए आपकी सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड हाई अमाउंट में चाहिए, तो उस हाई अमाउंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी उतनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी, और उतनी ज्यादा डेंसिटी की वजह से मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं केस 1 की बात करूँ कि ए के अंदर मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कम होगा, और बी सिचुएशन के अंदर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बहुत सारी है, इसलिए यहाँ पर बी सिचुएशन के अंदर मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो हाई रहेगा। तो आप इसके लिए कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई E2 इज ग्रेटर देन E1, कि E2 की जो मैग्नीट्यूड है वो E1 से काफी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए। चलिए लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो उसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, और अगर पैरेलल नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में से जा रही है, तो उसे उस टाइप के फील्ड लाइंस को आप कहोगे कि नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मतलब आप इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैप्चर अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसे समझने से के लिए इसके टॉपिक के ऊपर ही जाते हैं हम कि डाइपोल है क्या। सो डाइपोल का मीनिंग होता है दो पोल वाला। डाइपोल को बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई दो पोल वाला। अगर दो पोल है इसका मतलब वो दो पोल कौन कौन से होंगे, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की बात कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डाइपोल क्या होगा। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस which are equal to magnitude but have opposite nature are separated by some distance. ओके, एक सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट दोनों का नेचर जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा। लाइक मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर की, जिसे हम स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको दो चार्जेस बताए गए हैं। पहला चार्जेस आपका पॉजिटिव क्यों है, सेकंड चार्जेस आपका नेगेटिव जो है। दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा। सेम एज डाइपोल का सेपरेशन जो है वो कुछ डिस्टेंस पे किया जाता है। ओरिजिन से पॉजिटिव के लिए डाइपोल का डिस्टेंस अगर मैं ए सपोज करूं, सेम एज ओरिजिन से पॉजिटिव का डिस्टेंस, नेगेटिव का डिस्टेंस अगर मैं ए सपोज करूं, तो डाइपोल यहाँ पर 2a जितनी डिस्टेंस पे सेपरेट होता है, जिसमें से सेंटर वाले पोजीशन को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, दूसरा वाई एक्सिस को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, एंड जो हमारी एक्स एक्सिस रहती है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल की मेन एक्सिस। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि डाइपोल के लिए अगर आपको नेट चार्ज की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो नेट चार्ज ऑलवेज 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए आपका नेट चार्ज जो रहेगा वो 0 मिलेगा। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, जिसका मीनिंग ये होता है कि इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, इट इज अ multiplication of the magnitude of one charge between the
डिस्टेंस, कि भाई चार्ज का कितना डिस्टेंस है उनके बीच का मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो चार्जेस लिए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें से एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू वाला, और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है जिसके बीच का सेपरेशन जो है वो 2a जितना है। ठीक है, और इसके लिए मैग्नीट्यूड का जो हमें इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन मिलता है P इक्वल टू 2aq, जहाँ पर P क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। P इज योर डाइपोल मोमेंट वेयर 2a इज योर डिस्टेंस। यहाँ पर याद रखिएगा 2a में सिर्फ a डिस्टेंस नहीं, ये पूरा 2a डिस्टेंस डिनोट करेगा, और यहाँ पर q जो रहेगा वो चार्ज का जो भी वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड रहेगा चार्ज की। ओके, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है 2a क्या है डिस्टेंस, तो ये होंगे मीटर, और ये कूलम का c, या फिर आप इसको कूलम इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो यूनिट्स हो गए, कूलम इंटू मीटर। और अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, किसके डायरेक्शन की बात करूं कि भाई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो याद रखिएगा आप कि नेगेटिव चार्ज से लेकर स्टार्ट होकर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये पूरा डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली हुआ हो। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैप्चर अबाउट द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डाइपोल, दैट डाइपोल हैज टू पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच इज सेपरेटेड बाय अ 2a डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के अंदर एक डाइपोल बनाया हुआ है, और इस डाइपोल के थ्रू इस ए पॉइंट के ऊपर हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है वो हमें फाइंड करना है। तो उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम इसके थोड़े कुछ बातें कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से सेपरेशन किया हुआ है। तो ये हमारा डाइपोल है जो कि इसका सेंटर पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का है, जिसका सेपरेशन 2a किया गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसके मिड पॉइंट से ये जो सेपरेशन होगा ये होगा हमारा a, देन आफ्टर यहाँ से मिड पॉइंट से जो सेपरेशन होगा वो भी होगा a। ओके, दूसरी एक बात अगर मैं करूँ तो भाई पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलती है। तो ए पॉइंट से हम आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। सेम एज नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड की ओर मिलती है, इसलिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट करेंगे। और यहाँ सेंटर से लेकर इस ए पॉइंट तक के सेपरेशन को हमने आर सपोज किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा टोटल डिस्टेंस ऑन क्यू चार्ज, कि भाई क्यू चार्ज के लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए तक के लिए। देन आफ्टर अगर मैं बात करूंगा नेगेटिव से ए तक के लिए चार्ज क्या होगा, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे आर माइनस ए। तो ये डिस्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए भी इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड निकालते हैं और उसका डेरिवेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर प्लस क्यू चार्ज क्या मिलेगा हमें, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाई डिस्टेंस क्या है मेरे पास आर प्लस ए होल स्क्वायर, जिसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर राइट फॉर secondary charge, that is your minus, that so electric field for minus q charge we can write E of minus q equals to k of minus q by r minus a whole square. This will be your equation number 2. Now we have to find at a position the net electric field. Okay, so for finding the net electric field at the point a, so we can write net electric field on point A equals to E net equals to E of minus q plus E of plus q. Okay, now we have a value, so we can write E of minus q as minus kq by r minus a whole square. Then after we can write 4 plus as kq by r plus a whole square। जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई माइनस का जो साइन है वो चार्ज के साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो के क्यू हम यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू एज कॉमन, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर।
अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो अगर इस यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज एलसीएम फॉर्म हमारे पास क्या रहेगा, ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, के की जगह पर हम लिख देते हैं 1/4πε0, सो दिस विल बी रिटन लाइक दिस, Q/4πε0। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो माइनस ऑफ r प्लस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ r माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख पाएंगे हम, सेम एज Q/4πε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में वैल्यूज, तो भाई इसका डेरिवेशन अगर मैं सॉल्व करूँ, इसका जो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के लिए, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बनेगा प्लस माइनस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो पहले क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a स्क्वायर प्लस एज इट इज r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, Q/4πε0, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर इस अंदर जाएगा तो मतलब माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ra माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4r हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Q/4πε0, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिलेगी। अभी यहाँ पर ये जो माइनस का साइन इंडिकेशन हो रहा है, ये माइनस का साइन इंडिकेशन किस तरीके का है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर इसके चार्ज को एज इट इज माइनस सपोज कर लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर चार्ज का इंडिकेशन ना करो और चार्ज को माइनस के फॉर्म में ना लो, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा, हमें देखने ये मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी, माइनस आएगी, और यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो रहेगी वो प्लस रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो नेट चार्ज जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों इक्वल फॉर्म में मिलेगा, तो दूसरी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज एज माइनस 4ra³ बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी इस 4ra³ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट बनाना हो तो डाइपोल मोमेंट के लिए इक्वेशन क्या है, तो भाई 2aq इक्वल्स टू हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4ra³ जिसमें ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2aq इंटू आर, तो 2aq क्यू की जगह पर हम p लिख पाएंगे, डाइपोल मोमेंट p। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि 2 इंटू पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा बना। अभी यहाँ पर हमें एक कंडीशन सपोज करनी है, कौन सी कंडीशन, कि यहाँ पर अगर मेरा r बहुत बड़ा हो, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टूवर्ड्स a, ये जो r डिस्टेंस है वो इस डाइपोल मोमेंट के बीच का जो सेपरेशन है सेंटर से यहाँ तक का, वो अगर बहुत छोटा हो, तो अगर ये छोटा डिस्टेंस है तो इसके सामने इसको नेग्लिजिबल हम ले सकते हैं। सो इन दैट कंडीशन हियर वी विल राइट आवर कंडीशन दैट r is very very greater than a, at that time your equation become like this, E net equals to 2pr divided by 4πε0 into r⁴, जिसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्यूब बचेगा। तो अभी जो हमारा ई नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई नेट इक्वल्स टू 2p/4πε0 r³, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेट इक्वल्स टू K2p डिवाइडेड बाई r³। तो ये रही हमारा एक्सिस का मेन इक्वेशन, जिसमें आपको पता है कि भाई डाइपोल मोमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा। एज वी नो कि हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि ह्यूज मैग्नीट्यूड का है। इस वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो एज इट इज जो हमारा डायरेक्शन रहेगा उसी के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम पोजीशन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या लिख पाएंगे, ई नेट इक्वल्स टू 2kp/r³, जिसमें आपको पता ये चलेगा कि अगर आपके पास में एक्सिस है तो वहाँ पर ई नेट के लिए, एक्सिस के लिए ई नेट का जो इक्वेशन मिलेगा वो इसके फॉर्म में, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में, इनवर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यूब मिलेगा, जो कि एक मार्क्स के एमसीक्यूज में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैप्चर अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल. In the previous lecture, we had discussed about the axial portion of the dipole. In this video, we will discuss about the equatorial plane of the dipole. Okay? तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डाइपोल बना दिया है जिसमें ये Q1 या फिर आप नेगेटिव Q चार्ज ले सकते हो और यहाँ पर ये इसको पॉजिटिव Q चार्ज ले सकते हो जिसका सेपरेशन 2a जैसा है. सेंटर से एक पोजीशन हमने इक्वेटोरियल लाइन डिनोट कर दी है जो कि ऊपर इस पॉइंट पे मिल रही है. लेट अस सपोज ये पॉइंट की ये हमारा ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट के ऊपर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है थ्रू द नेगेटिव चार्ज एंड थ्रू द पॉजिटिव चार्ज. इनके बीच के सेपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सेपरेशन जो है वो ए और ए के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है. चलिए अब देखते हैं कि भाई इसके थ्रू कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिलेगी. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनसाइडर मिलती है. मतलब यहाँ पर मुझे कुछ E माइनस क्यू का पोर्शन इस तरीके से मिलेगा. एज इट इज अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव क्यू के थ्रू मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी. तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि दोनों के दोनों जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने पड़ेंगे. लेट्स डू द कोऑर्डिनेट कि भाई ये हमारा कौन सी एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई एंड ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. अब ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो एंगल्स डिनोट होंगे उस एंगल्स के ऊपर हमें क्या लेना है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर सपोज करूँ कि भाई ये एंगल मेरा थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके थ्रू बनने वाला ये जो जेड बन रहा है यहाँ पर मुझे थीटा एंगल मिलेगा. सेम अगर ये दोनों ट्राइंगल की बात करूँ कि भाई ए माइनस क्यू एंड ओ यहाँ तक के बीच का जो ट्राइंगल बन रहा है उसके बीच का जो एंगल है, दोनों का दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है. तो अगर ये थीटा है तो अगर इस पोर्शन को भी मैं थीटा सपोज करूँ तो यहाँ पर जेड के थ्रू बनने वाला थीटा ये भी थीटा ही होगा और उसके सिमिलर अपोजिट एंगल की वजह से ये भी हमें थीटा ही मिलेगा. तो यहाँ पर अगर मैं प्लस क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करूँ कि भाई प्लस ई क्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, तो यहाँ इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ में बनने वाला इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हमें एक मिलेगा प्लस ई क्यू कॉस थीटा और उसका परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें मिलेगा जो होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा. एज इट इज अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनने वाला कोऑर्डिनेट है, ये होगा आपका ई माइनस क्यू कॉस थीटा और दूसरा उसका परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ पर होगा आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है. तो टोटल इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स देखने मिलेंगे. अगर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँ तो भाई जिस तरीके से डाइपोल की एक पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन होती है जो कि होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू के साइड में, तो अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसकी प्लस क्यू से माइनस क्यू मिलेगी. एज इट इज हमें यहाँ पर भी उसकी डाइपोल की डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा. चलिए उसको बाद में देखेंगे. लेकिन यहाँ पर अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो भाई यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, दोनों की जो इंटेंसिटी होगी या दोनों की वैल्यू होगी वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई ई ऑफ माइनस क्यू इक्वल्स टू ई ऑफ प्लस क्यू इक्वल्स टू ई, और हमारे पास ई का इक्वेशन क्या होता है, ई मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का हमने इक्वेशन नोट किया था कि भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर. यहाँ पर अगर मैं के क्यू की बात करूँ कि भाई क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ के क्यू बाई, अब यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये वाली लेंथ जो हमने ली हुई है. तो बेसिकली ये लेंथ कौन सी होगी, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई इक्वेटोरियल है तो यहाँ पर उसको 90 डिग्री में प्लॉट करेगा और 90 डिग्री बनने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा. मेरे पास इसकी वैल्यू है, मेरे पास हाइपोटेन्यूस की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो बेसिकली हम इस लेंथ को हम सपोज करते हैं कि भाई ये लेंथ जो है मेरी वो कुछ आर जैसी लेंथ है. तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि ये पोर्शन मेरा ए है, यहाँ पर मेरा आर है, तो इसका वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सेम एज यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसकी वैल्यू मुझे कौन सी मिलेगी, वो भी सेम ही मिलेगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ और उसका स्क्वायर. जहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी ई की निकल के वो मिलेगी आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने ई की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली. अभी हमें इस ए पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं बात करूं हमारे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की, तो वाई एक्सिस पे आप देख पा रहे हो कि भाई एक प्लस क्यू के थ्रू मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दूसरा
माइनस क्यू के थ्रू मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। बेसिकली प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन अगर मैं बात करें यहाँ पर तो भाई प्लस क्यू की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड साइड में है और दूसरी माइनस क्यू की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड साइड में, तो दोनों एक दूसरे को अपोनेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि वाई एक्सिस के ऊपर हमें कोई वैल्यूज मिलेगी तो वहां पर हमें कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं सो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस में एक्स डैश पोजीशन की तो यहाँ पर हमें दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। कौन कौन से, तो एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा और दूसरा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं ई नेट की बात करूं कि भाई इसका ई नेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा की वजह से हमने देखा कि भाई दोनों के दोनों कैसे मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर ये मैग्नीट्यूड में सेम है इसका मतलब क्या, इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, जो कि हमने यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया कि भाई ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू क्या है, ई के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, टू ई कॉस थीटा के फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा टू ई कॉस थीटा। अब चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, वो है हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज कॉस थीटा। अगर यहाँ पर मेरा कॉस थीटा ये मेरा थीटा है तो इस थीटा की वजह से कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है ए और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा के लिए ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अभी क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, टू के क्यू ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम एज मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसके रूट को बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वन हाफ। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वन पोजीशन है, यहाँ पर हाफ पोजीशन है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो टोटल वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, टू के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ये वैल्यू यहाँ पर मुझे देखने मिलेगी। और हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 2aq। तो यहाँ पर 2aq की जगह पर ये 2 और aq की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2, जो कि किसके बराबर है, आपके ई नेट के बराबर। अब यहाँ पर हम कंडीशन ले सकते हैं। कौन सी कंडीशन, कि भाई यहाँ पर मैं बात करूँ अगर आर की, ये जो पॉइंट की लेंथ है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों के सेपरेशन की बात करें तो ये सेपरेशन बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर हम केस सपोज कर सकते हैं, केस नंबर वन ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पर अगर मेरा आर इज ग्रेटर देन ए हो, आर ए से बहुत बड़ा हो, इन दैट टाइम मैं क्या लिख सकता हूँ, ए विल बी नेग्लिजिबल, या फिर ए को मैं जीरो मान सकता हूँ। तो अब ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको कि ई नेट इक्वल्स टू केपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रेस टू 3/2। यहाँ पर स्क्वायर और 1/1/2 पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू केपी बाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू केपी बाई आर क्यूब, जो कि हमारा इक्वेटोरियल का इक्वेशन होता है, जो कि मैंने इक्वेशन में ऊपर लिख दे रहा हूँ कि भाई ई नेट इक्वल्स टू केपी बाई आर क्यूब। एज इट इज अगर मैं बात करूँ कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन कौन सा मिल रहा है, तो डाइपोल का डायरेक्शन हमें मिल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जहां पर आपका ह्यूज अमाउंट मिल रहा है वहां पर। मतलब आप देख पा रहे हो कि भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर ई नेट की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस केपी अपॉन आर क्यूब। आपको अगर मैं एक चीज बताऊं तो हमने इसके पहले वाले इक्वेशन में देखा था, कौन सा इक्वेशन, कि जब हम एक्सएल के ऊपर वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो एक्सएल के अंदर हमें जो इक्वेशन मिला था वो मिला था ई नेट इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, केपी अपॉन आर क्यूब। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई इक्वेटोरियल जो है वो उसका हाफ पोर्शन बराबर है किसका, एक्सएल का। आप यहाँ पर एक और कंडीशन को शो कर सकते हो, कौन सी, कि भाई यहाँ पर ई नेट जो मिलेगा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्यूब के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर आप ई नेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारे का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हो। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पे बने रहना चाहते हो और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप
इस चैनल का पार्ट भी बन सकते हो अच्छे से सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal and Kem Cho. Welcome to the YouTube channel, Finance and the easiest way to learn the concept of physics, and the place where you can realize you're not in the world, you're in fall in love with physics. So I'm back with new video. In this video, we are going to capture about electric flux, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। बेसिकली मैं आपको सिंपली अगर बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रीजन क्रिएट करता है किसी भी एक सरफेस के सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया के साथ में लिंक हो रही है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो बेसिकली उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर से पास हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक डायरी है, ठीक है। सपोज ये डायरी के लिए मैं इसकी बात करूँ कि भाई मान लीजिए कि इस डायरी के आसपास में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है, ठीक है। इस तरीके से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप ये समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें सब जितने अमाउंट में ज्यादा लिंक होगी उतना ही उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। मतलब जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के साथ लिंक हो रही है उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए यही शेप चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरीके से है और मेरा सरफेस इस तरीके से हो जाए, मतलब ये डिपेंड करेगा उस सरफेस के एरिया के ऊपर। आप सबको पता है कि सरफेस का जो एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही है। मतलब आप ये देख पाओगे कि इन सिचुएशन के अंदर, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरलैप हो रही है। लेकिन अगर वही कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो जाए जहां पर एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की ओर हो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई बहुत कम ही या फिर ना के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके साथ में लिंक हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन होती है, किस तरीके से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम सिंबल जो है फाई से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो बेसिकली आपका फाई होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई। आप देख पा रहे हो फर्स्ट डायग्राम के अंदर सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादातर लिंक होकर जा रही है, ठीक है। मतलब सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ह्यूज अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी चाहिए। सेकंड सिचुएशन ऐसा बोलता है कि भाई अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके साथ में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होगी, तो इनडायरेक्टली वहां पर आपका जो फ्लक्स का अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। अब फर्स्ट सिचुएशन में आप देख पा रहे हो कि भाई ये फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो छोटा लिया हुआ है एज कम्पेयर टू सेकंड सिचुएशन। तो आप देख पा रहे हो कि छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी 3 फील्ड लाइन जो है वो लिंक हो रही है। लेकिन जब मैं अगर बात करूं बड़े वाले के अंदर तो बड़े वाले के अंदर ये जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादातर अमाउंट में लिंक हो रही है, मतलब 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है। इसका मतलब क्या, एज कम्पेयर टू इसका और इसका, यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ भाई यहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स φ1 हो, यहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स φ2 हो, तो यहाँ पर फ्लक्स की अमाउंट की इंटेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फ्लक्स φ2 इज ग्रेटर देन φ1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा लिंक हो रही है एज कम्पेयर टू छोटे वाले के साथ। चलिए छोटा थर्ड सिनेरियो जिसे हम एग्जांपल के तरीके से देख रहे थे, तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी और एरिया दोनों के साथ में। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में एरिया वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया वेक्टर के साथ में पैरेलल हो, एट दैट टाइम जो हमें फ्लक्स का अमाउंट मिलेगा वो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। इसका एक इक्वेशन भी है, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इसमें अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हो, ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। आप देख पा रहे हो कि भाई ई का डायरेक्शन भी इसी साइड में है, सेम एज ए का डायरेक्शन भी इसी साइड में, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। और अगर आपका एंगल 0 है एट दैट टाइम आपको फ्लक्स कैसे मिलेगा, ई ए के बराबर मिलेगा। ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर मुझे फ्लक्स का मिलेगा ई ए के बराबर मिलेगा। मतलब यहाँ पर फ्लक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और सेकंड सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से है
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री क्रिएट होगा। और अगर आपका एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमें पता है कि भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है। सेकंड सिचुएशन के लिए अगर मैं बात करूं तो ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स कैसे मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। तो सेम इस बात वही वापस से यहाँ पे फॉलो हो रही है जो हमने कहा कि जितनी ज्यादा सरफेस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होगी उतना ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट आपको फ्लक्स का मिलेगा। तो अगर आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एट दैट टाइम आपको फ्लक्स की इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो वहां पर फ्लक्स की इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई अननोन सरफेस है उस अननोन सरफेस के अंदर हमें फ्लक्स किस तरीके से देखने मिलता है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो फ्लक्स का इक्वेशन ऑब्टेन हुआ था वो किस तरीके से ऑब्टेन हुआ था। तो यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया है कोई एक ऑब्जेक्ट का जो कि कुछ थीटा एंगल के साथ में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिलता है cos थीटा का वो किस फॉर्म में मिलता है। अगर मैं इसे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कंपेयर करूं तो यहाँ पर ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी y, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी y, और उसी के साथ में यहाँ पे हमारे एक प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी x। ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के साथ में हमारा एंगल बन रहा है, इसलिए एरिया वेक्टर का x कोऑर्डिनेट cos थीटा डिनोट करेगा और एरिया वेक्टर का y कोऑर्डिनेट हमें sin थीटा डिनोट करके देगा। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन यूज करते हैं फ्लक्स का वो इक्वेशन क्यों यूज होता है, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो क्रिएट होता है एक्स डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू वो क्या मिलेगा, ए डॉट डेल एस कॉस थीटा, यहाँ पर आप डेल एस की जगह पर डी ए भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, थीटा, जिसमें आप सिंपली चीज देखोगे कि भाई अगर आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटा दो या फिर कॉस थीटा हटा दो तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाने में आएगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ई डॉट डी ए के फॉर्म में मुझे कोई एक इक्वेशन मिलेगा। तो किस तरीके से ऑब्टेन हुआ वो मैंने आपको आगे बता दिया। ठीक है, यहाँ पर एक देखने वाली चीज आपकी एक और भी है। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने साइन कोऑर्डिनेट दिया होता, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर साइन कोऑर्डिनेट लिया था तो क्या होता, तो अगर मैं साइन कोऑर्डिनेट लिया होता इफ अगर मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा होता तो साइन थीटा क्या करता है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। साइन थीटा के इक्वेशन की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल कर दो तो फ्लक्स क्या मिलेगा, ई डी ए साइन थीटा, और अगर यहाँ पर पैरेलल है इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या मुझे मिलेगा, ई डॉट डी ए साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जिसमें क्या होगा फ्लक्स हमें 0 मिलेगा, जो कि पूरे के पूरे फ्लक्स की एक्चुअल रिजल्ट की वाट लगा देगा, है ना। मतलब यहाँ पर इस वजह से हम साइन कोऑर्डिनेट को नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक भी हो रही है और फिर हमें फ्लक्स भी 0 मिल रहा है, तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कॉस थीटा की यूज करते हैं। दूसरी एक और बात यहाँ पर जानने वाले क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो आपका कैसा होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ये एक डायग्राम बनाया गया है किसी ऑब्जेक्ट का जिसमें आपको दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है, एक इन्वर्टेड और दूसरी आउटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में यहाँ पर डेल एक्स एक छोटे छोटे कंपोनेंट ले लिए गए हैं, 1 2 3 4 चार कंपोनेंट्स हमने दिखाए हैं, और वो चार कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग एंगल्स पे उसको रख दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है और जो आपका एरिया वेक्टर का एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, सेम एज अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाता हो, एट दैट टाइम जो आपकी फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, वहां पर आपको फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि भाई इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, 90 से बड़ा है, सो हमें इनवर्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। दूसरा एज इट इज अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर मिल रही है और थीटा जो है वो छोटा से छोटा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखता हूँ तो थीटा की 0 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमने जो इससे पहले वाले टॉपिक में उसको क्लियर किया था। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 से जितनी कम हो सकती है उतनी कम रहेगी, तो यहाँ पर मुझे फ्लक्स जो रहेगा वो हाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन हमने यहाँ पर इसी तरीके से एज्यूम की है कि अगर आपका मतलब एंगल जो है वो 90 से कम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी उसी एंगल के साथ में हो, तो यहाँ पर फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट का मिलेगा, फ्लक्स की जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट का अगर आपको फ्लक्स निकालकर पूरे के पूरे पार्ट्स का फ्लक्स फाइंड करना हो तो उसके लिए इक्वेशन होता है कि फ्लक्स
फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है उनको क्या कर देगा, सम कर देगा, और उसी साथ में आपको लास्ट में हमें वैल्यू मिल जाएगी फ्लक्स की। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गॉस लॉ। बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस, and with the help of Gauss law we will find our electric flux intensity inside the surface. So what is electric flux? So basically electric flux or the Gauss law, it is a ratio of q and epsilon naught. यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, रेशियो है, अनुपात है q और एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या इसका डेफिनेशन। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द क्लोज सरफेस in a vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface. Okay, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी क्लोज सरफेस है, याद रखिएगा इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रहा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सरफेस के रेशियो के बराबर होता है, मतलब इतना टाइम्स होता है, जिसमें हमें इक्वेशन मिलता है क्यू नेट इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बेसिकली यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हमने कूलम्स लॉ के अंदर ऑब्टेन किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए इसे प्रूफ करते हैं कि भाई किस तरीके से 1 अपॉन फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किस तरीके से ऑब्टेन होता है। हमने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और प्लस क्यू चार्ज के थ्रू हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ हो जाती है, बाहर के साइड में निकलती है। सो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा दिया है। सो बेसिकली ये जो दिखा रहा है वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ओके, इनसाइडर में हमने एक चार्ज ले लिया है प्लस क्यू चार्ज, और हमने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया डीएलएस जितना सरफेस एरिया सपोज किया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई जो हमारा सरफेस है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सेम इंटेंसिटी के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू मिल रही है। मतलब अगर मैं इन दोनों के डायरेक्शन की बात करूं कि भाई ई एंड डेल एस का डायरेक्शन क्या होगा, सो वो डायरेक्शन या फिर एंगल क्या होगा, तो डायरेक्शन सेम होगा, और अगर एंगल की बात करूं तो एंगल रहेगा दोनों के बीच का 0 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अभी मुझे इसके लिए फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज सरफेस के लिए, गॉस के लिए, तो यहाँ पर मुझे क्लोज सरफेस करना पड़ेगा सेम एज, यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के पूरे का फ्लक्स फाइंड करना जा रहा हूँ, इसलिए। ठीक है, चलिए अभी मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। सो फ्लक्स इन क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा मुझे मिलेगा, where theta is what, theta is the angle between E and ds, and we have discussed about that here we have angle E and ds equals to 0 डिग्री। यहाँ पर E और डेल एस के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो चलिए उसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, E डॉट ds, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बेसिकली ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी। ओके, तो अब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी अंदर, एक बार जब हमने वैल्यूज को पुट कर दी है तो हम यहाँ पर अब इस वेक्टर के साइन को डिनोट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या मिलेगा, ई आउटसाइड मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका रहेगा, डेल एस का। बेसिकली डेल एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल एस। यहाँ पर एस क्या है, इट इज ए सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। यहाँ पर हमने एक स्पीयर की बात की है, और स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर एस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और ई की वैल्यू पुट करते हैं तो ई बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिसको हमने डिफाइन किया था ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, जिसे आप इस तरीके से भी लिख रहे थे कि भाई ई इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट अबाउट एस, एस इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू बेसिकली क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा, तो इनसाइडर चार्ज होगा जो भी उस क्लोज सरफेस के इनसाइडर में है। और इसी तरीके से हमें फ्लक्स की
लिए फॉर्मूला मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये था इसका प्रूफ जो हमें मिला। चलिए इसके लिए देखते हैं कि भाई इसके कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ सर्फेसेस आपको दिखाई गई है ना, जिसमें ये एक सर्कल सर्फेस है, ये आपका क्यूब पोर्शन दिया और कोई एक शेप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन सभी के लिए अगर मैं फ्लक्स की इंटेंसिटी की बात करूँ तो देखिए सबके अंदर मैंने चार्ज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्यू रखी है, प्लस क्यू भी, ठीक है। तो इसके लिए भी चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी फ्लक्स के फॉर्म में, मैं इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम एज यहाँ पे मुझे फ्लक्स की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे फाइव इनसाइडर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड फ्लक्स यहाँ पे मुझे मिलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ आपको तो फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ किसी भी सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, वो कैसा भी शेप रहे, इनसाइडर जितने भी चार्ज लाएंगे, सपोज इन सभी की अगर मैं बात करूँ तो सभी के अंदर जो फ्लक्स रहेगा वो सेम रहेगा। अगर मैं इसको 1, 2 और 3 नाम दे दूं तो भाई फ्लक्स ऑफ फाइव 1, फ्लक्स ऑफ फाइव 2 एंड फ्लक्स ऑफ फाइव 3 तीनों के तीनों इस सिचुएशन में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू गॉस किसी भी सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि यहाँ इस तरीके का कुछ शेप बनाया गया जिसमें क्लोज सरफेस सिर्फ इनसाइडर है, बाहर भी कुछ चार्जेस है और अंदर भी एक चार्जेस है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर फ्लक्स जो होता है वो अल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस होता है इनसाइडर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पर जो इनसाइडर जितने भी चार्ज है मैं सिर्फ उसी की वैल्यू लूंगा, आउटसाइड में रहे हुए चार्ज की वैल्यू यहाँ पर काउंट नहीं होगी। तो फ्लक्स यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्लक्स इक्वल्स टू प्लस क्यू प्लस 4Q माइनस 2Q माइनस 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं इसके वैल्यू को अगर फाइंड करने जाऊं तो यहाँ पर प्लस 5Q माइनस 8Q मुझे प्लस 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट जैसी कुछ फ्लक्स की इंटेंसिटी इस अननोन ऑब्जेक्ट पे मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ दो पॉइंट्स थे जो आपको इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई पहला पॉइंट ये है कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा, जो भी शेप होगा उस शेप के अंदर रहे हुए सारे के सारे चार्ज को हमें क्या करना है, इनक्लोज चार्ज को ऐड कर देना है। दूसरा, अगर कोई अननोन सरफेस है उसके अंदर रहे हुए जो इनसाइडर चार्जेस सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही काउंट हो गए, उसके बाद में दूसरे के दूसरे रहे हुए चार्जेस वो जो है वो काउंट नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ओके। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन फर्स्ट गॉस लॉ का, जो कि है टू फाइंड द फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमें फ्लक्स के इंटेंसिटी को फाइंड करना है कि फ्लक्स किस अमाउंट में हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो इस इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर मुझे इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी या फिर एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरीके से होगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एल लेंथ का वायर ले लिया है जिसके अंदर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जो कि इनफाइनाइट तक चार्ज। अब हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस सपोज कर रहे हैं, लेटर सपोज ये उसकी गॉसियन सरफेस है। हमने यहाँ पर इसकी एक गॉसियन सरफेस बना दी है जिसके अंदर हमें क्या करना है, इन सभी चार्जों को यूज करना है इनसाइडर में रहे हुए सारे के सारे चार्जेस को, ठीक है। चलिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इनसाइडर लेंथ होगी उसको हम एल सपोज कर लेंगे कि भाई जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है उसके अंदर मिलने वाले सभी के सभी की लेंथ जो है वो चार्जेस की वो एल लेंथ के बराबर है। मतलब जो इनसाइडर चार्ज हैं वो कितने हैं, तो एल लेंथ के बराबर रहे हुए चार्जेस हैं, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब इसके फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, दोनों के दोनों चार्जेस जो रहेंगे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरी एक बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर मुझे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू तीन टाइप के सरफेस एरिया देखने मिलेंगे, जिसमें पहला होगा ये वाला, जो ये वाले सर्कल का एरिया होगा, सेकंड ये इस वाले सर्कल का एरिया, एंड थर्ड जो होगा वो ये वाला सरफेस होगा जो हमारा अपर साइडर एरिया है वो, ठीक है। जिस तरीके से आप किसी एक ट्यूब के अंदर देखते हो कि दो साइड के मुझे रिंग्स देखने मिलती है और ऊपर का एक सरफेस एरिया दिखता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर तीन टाइप के सरफेस एरिया देखने मिलेंगे, ठीक है। चलिए अभी अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लक्स की, तो फ्लक्स की अगर मैं सिंपल अगर आपको प्रीव्यू दूं तो फ्लक्स किसके बराबर था, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसके लिख सकते हो कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस, और गॉसियन सरफेस रहेगा तो वो इनसाइडर चार्ज के
और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर। ये फ्लक्स का फॉर्मूला था। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो पता है, लेकिन मुझे डेल एस की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए डेल एस की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों के लिए अगर मैं डेल एस की वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, तो वो वैल्यू मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगी कि यहाँ पर अगर मैं पहले ये सरफेस की बात करूँ कि चलिए अब मैं ये साइड का सरफेस ले रहा हूँ, पहला वाला सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आप देखेंगे कि सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये पूरा सरफेस है, तो सरफेस का सरफेस एरिया आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और मान लेते ये पॉइंट है परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस एरिया मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की साइड मिल रही है। मतलब अगर मैं इनके एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे थीटा जो है वो 90 डिग्री मिलेगा फर्स्ट सिचुएशन के अंदर। सेकंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ कौन सी, ये वाले सरफेस एरिया की, तो इस सरफेस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट ऊपर की साइड में है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट साइड में फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है, और सरफेस कुछ इस तरीके का है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सरफेस का सरफेस एरिया मिलेगा। मतलब यहाँ पर कुछ आपको सरफेस एरिया फॉर्म होगा। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे भी 90 डिग्री मुझे एंगल मिलेगा। सेम एज अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ कि भाई ये बहुत बड़ा सरफेस है, मैं इसके ऊपर एक क्लोज सरफेस क्रिएट करता हूँ, ये मेरा क्लोज सरफेस है, छोटा सा पोर्शन ds जितना पोर्शन, तो इस सरफेस का सरफेस एरिया कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब यहाँ पर ई भी अपवर्ड साइड में और डेल एस भी अपवर्ड साइड में, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एंगल 0 डिग्री मिलेगा। तो चलिए अभी सबके लिए ईच पोर्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लक्स को फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स में क्या लिखूंगा, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, तो भाई पहला फ्लक्स 5, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें मिलने वाली है, तो हमें ये चीजें मिलेंगी कौन कौन से, सबसे पहले सरफेस एरिया 1 हम लिख देते हैं कि भाई सरफेस एरिया 1 प्लस सरफेस एरिया 2 प्लस सरफेस एरिया 3 इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, पहले सरफेस एरिया के अंदर क्या है, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन तो सेम ही रहने वाला है सबका। मैं मान लेते कि भाई ये क्या होगा, ई डॉट डेल एस के बराबर, पहला सरफेस एरिया इसको ई वन और डेल एस वन नाम दे देते, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू इंटू डेल एस टू प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री इंटू डेल एस थ्री इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड जो चार रहे हैं उसके बराबर। अब मैं अगर इसकी वैल्यूज की बात करूं तो हमने देखा कि सरफेस एरिया के बीच में यहाँ पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मुझे एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, ई डेल एस कॉस थीटा, ई डेल एस हमने एंगल बता दिया, तो ई डेल एस कॉस थीटा मिलेगा, सेम एज प्लस यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डेल एस टू कॉस थीटा मिलेगा, सेम एज यहाँ पर ई थ्री डेल एस थ्री कॉस थीटा मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के एंगल की बात करूं, बेसिकली हियर योर cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल एस। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर आप देखें तो एंगल क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो भाई यहाँ पर एंगल मिला 90 डिग्री दिख रहा है। सेकंड सिचुएशन ये वाले सरफेस के लिए आप देखें तो यहाँ पे भी एंगल आपका 90 डिग्री मिल रहा है, ये भी 90 डिग्री है। और थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है, ई और डेल एस दोनों का एंगल जो है वो 0 डिग्री जैसे। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो भाई मुझे पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन तो मेरा 0 हो गया, मतलब इन दोनों के अंदर मुझे फ्लक्स की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, तो इस पोर्शन में मुझे फ्लक्स की इंटेंसिटी मिलेगी। तो हम इसको ही डायरेक्टली लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री इंटू डेल एस थ्री कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मुझे मिलेगा क्या, ई थ्री डेल एस थ्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई थ्री को अगर मैं इसके बाहर निकालूं इंटीग्रेशन के, तो मुझे क्या मिलेगा, ई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस थ्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बात करूं ई की या डेल एस थ्री की, बेसिकली ये डेल एस क्या है, छोटा इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा कि भाई ई थ्री इंटू एस थ्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सरफेस एरिया है इसका, ये सरफेस एरिया क्या है, सो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो डेल एस है वो डेल एस क्या है, इस सरफेस के ऊपर मिलने वाला एरिया, सरफेस एरिया। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एस की वैल्यू मिलेगी वो एज अ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल मिलेगी, जो कि होती है
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRL। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमें एस की वैल्यू पुट करनी आएगी वो कौन सी आएगी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगी। दूसरा एक और क्वेश्चन एज्यूम होता है कि भाई यहाँ पर हमें जो चार्ज मिलेगा वो चार्ज क्या होगा, तो ये कैसा शेप है, तो भाई सिलिंड्रिकल शेप ऊपर दिया हुआ है और ये कैसा वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो स्ट्रेट वायर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो वो हमें मिलती है लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमड़ा से, और लेमड़ा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। और अगर मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्यू क्या रहेगा, उस पूरे के पूरे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, एल लेंथ के वायर के लिए रहे हुए चार्ज की वैल्यू को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू को सब्जेक्ट करूँ तो क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मुझे लेमड़ा एल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिले हुए क्यू की वैल्यू जो है वो लेमड़ा एल की, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मुझे इक्वेशन अब कुछ इस तरीके से मिलेगा। बेसिकली हमें फॉर्म फाइंड क्या करना है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर रहे हुए ई की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू को हमें डिफाइन करनी है। तो ई की वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, E3 को एज ए फॉर्म ऑफ ई लिख देते हैं चलिए, और S3 जो रहेगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। तो क्या लिखेंगे, 2πRL इक्वल्स टू क्यू की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, क्यू की जगह पर हम लिख पाएंगे लेमड़ा इंटू एल, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है मेरे पास। तो यहाँ पर कट क्या हो जाएगा, एल पोर्शन जो है वो कट हो जाएगा, और मुझे लास्ट में ई की वैल्यू जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी कि भाई लेमड़ा डिवाइडेड बाई 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मुझे ई की वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, ई इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2πRL, 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। जहां पर आप देख पा रहे हो कि भाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रहेगा उन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में रहेगा, लेमड़ा के फॉर्म में रहेगा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो वी आर गोइंग टू कैप्चर अवर एप्लीकेशन सेकंड गॉस लॉ। गॉस लॉ सेकंड एप्लीकेशन आज देखने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एक सीट के ऊपर है, नॉन कंडक्टिव सीट के लिए। हमें यहाँ पर नॉन कंडक्टिव सीट के लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना है, उसके अंदर रहे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को मेजर करना है। तो चलिए सीट के लिए इक्वेशन हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर एक डायग्राम प्लॉट किया गया आपका, जिसमें ये नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसको हमने चार्ज कर दिया है। ठीक है, अब इस चार्ज में से मुझे फ्लक्स को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो हमें एक गॉसियन सरफेस को सपोज करना पड़ेगा, जिसमें से हमने एक ये वाली गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दी है। ये हमारी एक गॉसियन सरफेस है जिसे हमने क्रिएट कर दी है, जिसके लिए 2r डिस्टेंस जैसी कोई एक गॉसियन सरफेस है, और यहाँ पे सेंटर से जो r डिस्टेंस पे हमारी एक सरफेस दी गई हुई है। ठीक है, अब ये जो गॉसियन शेप है बेसिकली ये तीन चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले ये वाली सरफेस, सरफेस नंबर 1, दिस इज योर सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज योर सरफेस नंबर 3, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दो सेम सर्फेसिस है और ये एक अलग सर्फेसिस है। अगर मैं बात करूँ ये जो हमारी चार्ज की गई है चार्ज, ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से आप क्या देखेंगे कि भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रिएट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा चार्ज की, तो चार्ज पार्टिकल जो है बेसिकली कुछ इस डायरेक्शन में चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इस तरीके से चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने चार्जेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर देखने क्या मिलेगा, अगर मैं सरफेस 1 की बात करूँ, ठीक है, वो सरफेस, उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे चार्ज का अमाउंट क्या मिलेगा, ठीक है, या चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, तो उसे हम डिनोट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला से, जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू इनसाइडर रहा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब अगर मुझे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मैं चार्ज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए। ठीक है, जिसका हम यूज आगे करके करने वाला है जब हम इसके सारे वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब सरफेस की बात करेंगे, भाई सरफेस के अंदर कौन कौन सी जगह पर मुझे एरिया वेक्टर मिलेगा और कौन सी जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर होगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों सरफेस के लिए, चलिए, तो यहाँ पर ये पूरी सीट प्लेन सीट हुई है, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा इस फॉर्म में कि भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है,
यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। सेम एज मैंने सरफेस 1 की अगर बात की तो सरफेस 1 के अंदर भी जो मुझे सरफेस का सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलेगा। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे S1 जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये गोल सरफेस है, कर्व सरफेस के अंदर सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया है, तो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। और अगर इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एंगल मिलेगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए सेकंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और मुझे इस सरफेस के लिए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से और यहाँ पर मुझे मिलेगा सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल मिलेगा। थर्ड सरफेस की अगर बात करें तो थर्ड सरफेस एचएम है जिस तरीके से ही है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। और अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया भी मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब इस सिचुएशन में भी मुझे थीटा जो है वो 0 डिग्री मिलेगा। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ भाई टोटल फ्लक्स यहाँ पर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equals to Q by epsilon नॉट। बेसिकली ये Q जो चार्ज होगा वो इनसाइडर चार्ज होगा। अब यहाँ पर देखो ये गॉस लॉ का इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस नहीं है, यहाँ पर मेरी 1, 2 और 3 तीन सरफेसेस है। तो तीनों सरफेसेस के लिए हम ये इक्वेशन को लिखेंगे। सो फॉर सरफेस 1 लिख देते हैं, सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3 इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा कि भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर सरफेस 1 के लिए इक्वेशन क्या मुझे मिलेगा, तो भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 E डॉट ds प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 2 सरफेस 2 का क्लोज इंटीग्रेशन SMS E डॉट डेल एस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 3 E डॉट ds इक्वल टू क्या मिलेगा, Q इनसाइड चार्ज रहा हुआ जो है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूं बेसिकली Q E डॉट ds के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं E ds cos थीटा। यहाँ पर थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल। तो अगर मैं इन फर्स्ट सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर एंगल किस तरीके का है, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा E डेल एस cos थीटा प्लस सेम एज E डेल एस cos थीटा प्लस ये सरफेस 1 का ये सरफेस 2 का और यहाँ पे मुझे मिलेगा सरफेस 3 E डॉट डेल एस cos थीटा इक्वल्स टू Q इनसाइडर चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मैं थीटा की बात करो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर थीटा जो है वो मेरा क्या है, सरफेस 1 के लिए थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लिखते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है और थर्ड के लिए मेरे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो अगर मैं cos 0 की वैल्यू की बात करूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मुझे यहाँ पर वैल्यूज मिलेगी। जिसमें अगर मैं बात करूँ इस वाले टर्म की cos 90 डिग्री वाले टर्म, तो मतलब सरफेस 2 के अंदर रहा हुआ है जो एरिया वेक्टर है और सरफेस का जो वेक्टर है उसके अंदर मुझे कोई भी फ्लक्स देखने नहीं मिलेगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा कि भाई E डॉट ds cos 0 क्लोज इंटीग्रेशन सेम ले लेते हैं प्लस यहाँ पर भी मैं लिख पाऊंगा क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करूं, ठीक है, बेसिकली E जो है यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ से E बाहर निकल जाएगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ डेल एस प्लस सेम एज यहाँ पे भी E इंटू इंटीग्रेशन में बचेगा डेल एस। ये सरफेस 1 के लिए था, ये सरफेस 3 के लिए है, तो सरफेस 1 एंड सरफेस 3 लिख देते हैं। सेम एज cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी और यहाँ पर मिलेगा मुझे QX इनसाइडर डिवाइड बाई 0। अब डेल एस जो है उसका इंटीग्रेशन होता है S, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे E डॉट एस प्लस E डॉट एस इक्वल्स टू Q इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मुझे कुछ इस फॉर्म में मिलेगा ट्वाइस ऑफ E एस इक्वल्स टू Q इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं Q की बात करूं बेसिकली S क्या है यहाँ पर सरफेस एरिया, तो इस सरफेस एरिया S को बेसिकली यहाँ पर हमें हमारा S क्या डिनोट कर रहा है, सरफेस एरिया। तो इस सरफेस एरिया को अगर मैं A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा 2 इंटू ए इंटू ई इंटू ए इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q इन की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या होती है सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पे आपका ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हुआ आपका इक्वेशन फॉर अ प्लेन शीट। मतलब अगर आपके पास में कोई प्लेन शीट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस इस फॉर्म में मिलेगा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। जहां पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई एक लेंथ नहीं है, मतलब क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई आर देखने नहीं मिला या फिर कोई एरिया देखने नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ये प्लेन शीट के अंदर कोई भी अगर आप गॉसियन सरफेस देते हो तो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी गॉसियन सरफेस आप लेने वाले हैं वो डिपेंड करेगा कि भाई आप किस अमाउंट का चार्ज कंडक्टिंग पोर्शन ले रहे हो, बट वो किस एरिया में है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गॉस एप्लीकेशन नंबर 3, which is filled due to a uniformly charged thin spherical cell. So in this video we are going to discuss about what is the electric field on the surface of the spherical cell, what is the electric field inside the surface of the spherical cell, and what is the electric field if we take outside the Gaussian surface of spherical cell. So without wasting your time, let's start the video. So here you can see, यहाँ मेरे पास में एक चार्ज सरफेस दिखाई गई है जो कि स्पेरिकल सेल है, जिसका ओरिजिन O है और रेडियस कैपिटल R है, जिसे हमने चार्ज कर दिया है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसकी कि इसके ऊपर क्या होगा चार्ज, सो द चार्ज एट द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the spherical cell. So basically यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम इसके चार्ज को एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म से डिफाइन कर पाएंगे। सो हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाई वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, बिकॉज हियर यू कैन सी इजीली ये जो है सारे के सारे चार्ज ये इसके सेल के सरफेस के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज किया, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इनसाइड द चार्ज एंड डिवाइड बाई ए। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर इस सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होगा, उसका रेडियस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज मिलेगा उस चार्ज के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, सो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा कि क्यू इनसाइड चार्ज और द क्यू सरफेस चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज एट द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल। नाउ वी विल टेक गॉसियन सरफेस एट इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल। हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं जो कि स्पेरिकल सेल के अंदर है। ठीक है, लेट अस टेक द स्पेरिकल सेल्स गॉसियन सरफेस रेडियस इज स्मॉल r। हियर यू कैन राइट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब हम बात कर रहे हैं इनसाइड। इनसाइड के अंदर क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, सो एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डेल S इक्वल्स टू क्यू इनसाइड द चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों की तो भाई इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ई डॉट डेल एस का मीनिंग क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस। बेसिकली हियर ई इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज व्हाट द सरफेस चार्ज, जो कि हमारा सेल हमने डिनोट किया उसके ऊपर के बीच का एंगल है। ठीक है, जिसमें से ई बाहर निकल जाएगा तो मुझे मिलेगा क्या, ई इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा सरफेस है, बेसिकली अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सरफेस है, कौन सा सरफेस, इनसाइडर सरफेस, तो इनसाइडर सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज आपको मिलने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि चार्ज तो इस सरफेस के बाहर साइड में है, मतलब कैपिटल आर के सरफेस के सेल के ऊपर हमारे पास चार्ज है, लेकिन इनसाइडर में स्मॉल आर जो रेडियस है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब अगर मैं चार्ज की वैल्यू 0 ले लूँ यहाँ पर तो सारे का सारा टर्म 0 ही होने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूँ स्पेरिकल सेल के इनसाइडर के अंदर, तो इनसाइडर के अंदर मुझे कोई भी चार्ज मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्यों चार्ज नहीं मिलता है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज कहाँ है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द सेल है। जो हमने गॉसियन सरफेस इनसाइडर क्रिएट की है उसके अंदर तो कोई चार्ज मिल ही नहीं रहा है,
इसलिए हमें क्या बोल देंगे इस फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, कौन सी सिचुएशन, इफ r is less than to capital R, so we cannot get any kind of electric field in the inside of the spherical shell. Now we have another situation, if your r is greater than to capital R, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा r है वो r से बहुत बड़ा है, लेट अस assume that situation कि ये रहा मेरी स्पेरिकल सेल जो जिसके ऊपर चार्ज आए हुए हैं, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर जैसा रेडियस है और ओरिजिन ओ है। ये सेम डायग्राम में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये आपका ओरिजिन ओ और ये रही उसकी रेडियस आर। अब हम एक और सरफेस एज्यूम करते हैं जो कि इसके आउटसाइड में है, मतलब हम अब क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो कि आउटसाइड द स्पेरिकल सेल होगी, जहां पर अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर से बड़ा है, मतलब मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड द स्पेरिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमें चार्ज मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आर है जो है, मतलब ये जो स्पेरिकल सेल है उसके इनसाइडर में ये सारे के सारे चार्ज आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा था, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो चार्ज है वो अंदर की ओर नहीं आ पा रहे थे। सो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम इक्वेशन गॉस लॉ का, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, जाहिर सी बात थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो सरफेस की भी डायरेक्शन मुझे परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, थीटा वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा मुझे 0 डिग्री मिलने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मुझे वैल्यू मिलेगी ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई जो है वो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, तो मुझे क्या मिलेगा, ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें डेल एस जो है वो छोटा अमाउंट है, किसका, हमने यहाँ पर छोटे अमाउंट का चार्ज लिया कि भाई इतने सरफेस के अंदर मुझे किस अमाउंट का चार्ज जो है वो मिल रहा है, उसकी अगर बात करें। सो बेसिकली इस डेल एस को हम सरफेस है, बेसिकली एरिया है किसका, उस स्पेरिकल सेल का जो बाहर बनाया हुआ है, तो उसको अगर मैं ए नाम दे दूं, एरिया के फॉर्म में डिफाइन कर दूं, या फिर आप सिंपली इसको एस भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ई इंटू एस इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू इनसाइडर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं ई की बात करूं और एस क्या है, बेसिकली इसका एरिया जैसे जिस तरीके से मैं बात करूं कि यहाँ पर कैपिटल आर के लिए मुझे एरिया क्या मिला था, तो भाई कैपिटल आर के लिए मुझे एरिया जो मिला था वो 4 पाई आर स्क्वायर मिला था। तो सेम एज यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा स्मॉल आर के लिए, वो होगा स्मॉल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपको मिलेगा। एंड क्यू इनसाइडर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट होने वाले हैं उसको आप कैंसिल कर दीजिए, सेम एज 4 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर ई का इक्वेशन मिलेगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं इनसाइडर की बात करूंगा कि भाई इनसाइडर सेल के अंदर अगर चार्ज की बात की जाए तो इनसाइडर सेल के अंदर मुझे कोई भी अमाउंट का चार्ज देखने मिलेगा नहीं, लेकिन अगर उसी को या तो सरफेस के ऊपर या तो सरफेस के आउटसाइड पोजीशन पे फाइंड करना हो गॉसियन सरफेस टेक करके, तो हमें सरफेस के ऊपर जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में। इसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फाइंड कर सकते हो। और मैं अगर बात करूँ सेकंड सरफेस की, अगर आप इसके बाहर जाते हो इस सिनेरियो के अंदर, तो यहाँ पर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारा गॉस के सारे एप्लीकेशन क्लियर होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इजीएस्ट वे में स्टडी को कर पाए। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में अपना जोश बनाए रखिएगा वीडियो में। आपने इतना सारा लव और सपोर्ट किया हुआ है इस चैनल को, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।